हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज का टॉपिक डिस्कस करूंगा अल्टरनेटर प्रोटेक्शन। ओके, अल्टरनेटर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है ना। अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉल्ट्स को देख लिए, सर्किट ब्रेकर देखा, रिले को भी देख लिया ना। अब इन जो सर्किट ब्रेकर और रिले के कॉम्बिनेशन से जो सर्किट ब्रेकर हम बनाते हैं, किसी नॉर्मल से एबनॉर्मल कंडीशन होने पर जो ट्रिपिंग कराते हैं, तो उससे अपने को बचाना है, से सीखना है सर। एक चैप्टर में तो जनरेटर को कैसे बचाना है, दूसरे में ट्रांसफार्मर को कैसे बचाना है, तीसरे में मोटर्स को कैसे बचाने हैं। इस तरीके से सीक्वेंस में हमारा चलता जाएगा। नौ, अल्टरनेटर की जब भी बात होती है आपके दिमाग में आना चाहिए 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर। सर सबसे पहले मैं इनकी नाम रख दूं, ये जो भयानक सा सर आप देख रहे हो ना, भयावह सा ही जो आप मशीन देख रहे हो, ये अल्टरनेटर ही है। सो दिस इज अल्टरनेटर। और इसकी साइज जो होती है सर बहुत बड़े लार्ज पैमाने पे सबसे बड़ा साइज अल्टरनेटर होता है। आप जितने भी पावर प्लांट्स में जाते हो, एनटीपीसी, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर जितने भी जनरेटिंग एनर्जी जनरेट जो करने वाले सिस्टम जितने भी होते हैं, वो हर जगह आपको अल्टरनेटर यानी 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर को ही देखने को मिलेगा ना। इसकी विशेषता ये होती है, मैं बता दूं कि ये बहुत लार्ज स्केल पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जो जितनी इंपॉर्टेंस आपके डेली लाइफ में रखता है, उसकी सिक्योरिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसको सिक्योर करना कि वो चीजें सिस्टम जल्दी डिस्टर्ब ना हो, जल्दी अफेक्टेड ना हो, जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो। इसके लिए हम मेंटेनेंस करते हैं रेगुलर ना। अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो फॉल्ट को क्लियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली जब ये हमारा इतना बड़ा सिस्टम है, ये तो बहुत छोटा है सर, बड़े बड़े जनरेटर में आपको दिखाऊंगा, अभी तो सेशन स्टार्ट ही है, चल ही रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको अपकमिंग डेज में। ये आपका क्या है, स्टेटर सेक्शन है। ये क्या है, स्टेटर, और इसके अंदर रोटर है अभी जो बाहर निकला हुआ है। ओके, इतना बड़ा लार्ज स्केल है, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट वोल्टेज यहाँ पे जो हमारा इंड्यूस्ड होता है। ऐसे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जनरेटिंग स्टेशन यानी एक जनरेटिंग यूनिट अगर डिस्टर्ब होता है, एक एनटीपीसी में बहुत सारे यूनिट होते हैं जनरेटर का। ओके, एक भी यूनिट अगर डिस्टर्ब हुआ तो आपका आउटपुट जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो जितने आप लोगों को डिलीवर कर सकते थे एनर्जी, कहीं ना कहीं हमारे पास एनर्जी की कमी हो जाएगी। इसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कौन कौन से फॉल्ट हो जाते हैं उनकी चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो फॉल्ट हो जाते हैं तो फिर उसको रिकवर कैसे करा जाए। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी। ओके, तो इसमें सबसे पहले कंडीशन आते हैं नॉर्मल, एबनॉर्मल कंडीशन। तो वो हमने पहला यूनिट में देख लिया। अब यहां पे फॉल्ट और एबनॉर्मल, तो हालांकि फॉल्ट तो फॉल्ट है ही, जैसे कोई लाइन टू ग्राउंड फॉल हो गया, डबल एल फॉल्ट हो गया, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन भी अमूमन फॉल्ट ही होते हैं। अगर बोला जाए तो एबनॉर्मल होता है तो वो भी एक तरीके से फॉल्ट ही है, लेकिन यहां पे एबनॉर्मल कंडीशन को हम किसी और चीज से इंडिकेट कराएंगे। फॉल्ट हो गया कि फॉल्ट तो जितने तरीके के होते ही हैं ना। एबनॉर्मल कंडीशन जो होते हैं सर, वो भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि एक जनरेटर को चलाने के लिए सिर्फ जनरेटर नहीं होता, इसमें बहुत सारे एसेसरीज लगते हैं। उनमें अगर कोई डिस्टर्बेंस दिखे तो वो हमारा एबनॉर्मल कंडीशन कहलाता है। आइए सर मैं पहले जानकारी देता हूं आपको। देखिए सर, कंप्लेक्सिटीज ऑफ ए जनरेटर प्रोटेक्शन। अब यहां मैं बात करूं सर, ये आपका जनरेटर है, ये तो सिर्फ इतना वाला भाग है। अभी जो जहां जनरेटर लिखा हुआ है, ये देखिए जनरेटर। ओके, ये जो पूरा सेक्शन है सर, अभी ये जो दिख रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ ओनली जनरेटर। ओके, एक जनरेटर या 3 अल्टरनेटर इसी को कहा जाता है, या 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर को चलाने के लिए किस किस चीज की नीड होती है सर। अगर इसके शाफ्ट को चलाओगे, किसी भी जनरेटर को चलाओगे, तो उसके पहले ब्लेड्स को चलाना पड़ेगा, इसके शाफ्ट को पहले घुमाना पड़ेगा। इसको घुमाने के लिए क्या चाहिए सर, प्राइम मूवर की जरूरत होती है। प्राइम मूवर क्या होता है सर, प्राइम मूवर जो वो पहला इनिशियल स्टेट चाहता है, मिलता है, जो मैकेनिकल रोटेशन देता है। अब जनरेटर को घुमाना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। उसके लिए हम बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं। चाहे तो इसके शाफ्ट की जगह पे हम क्या यूज करें, डीजल इंजन, मतलब शाफ्ट कनेक्ट कर दूं, डीजल दूं, तो उससे डीजल इंजन से शाफ्ट घूमेगा, उससे जनरेटर का रोटेशन होगा, तो डीजल इंजन यूज करते हैं सर। थर्मल पावर प्लांट स्ट्रीम होते हैं, जो स्ट्रीम क्या करते हैं सर, आपके ब्लेड्स पे पड़ते हैं ना,
ब्लेड्स पे पड़ता है, तो स्ट्रीम जो होगा वो ब्लेड्स पे पड़ता है, तो उससे भी क्या होता है, रोटर रोटेट करता है और इसका इंटरनल पार्ट मैकेनिज्म में रोटेशन आ जाता है। ओके, सो आपका एक जनरेटर में कई चीजें लगती है, जैसे कि प्राइम मूवर एक पार्ट है ना, जनरेटर तो था ही, उसके लिए उसको मैकेनिकल मूवर चाहिए, सो प्राइम मूवर चाहिए ना। ये सर किससे अटैच होगा, किसी ग्रिड से, किससे, पावर ग्रिड से, क्योंकि इसको किसी ना आउटपुट तो लेना है, तो जनरेटर से वायर जुड़े होंगे और वो किसी ग्रिड से जाएगा। सो वायर जब जुड़े होंगे तो इसके बीच बहुत सारे फिल्टर का उपयोग किया होगा, क्योंकि प्योर एसी जनरेटर से तुरंत मिला नहीं होगा, सो उसमें बहुत सारे फिल्टर का इस्तेमाल हमने किया होगा। सो कैपेसिटर बैंक वगैरह यूज करते हैं, रिएक्टर्स वगैरह यूज करेंगे, सो बहुत सारी चीजें होंगी, तो इसके आगे भी अपने को यूज करना। तो एक यूनिट देखने को जनरेटर लगता है उसमें, लेकिन बहुत सारी चीजों का अरेंजमेंट होता है। नाउ डीसी एक्साइटर सिस्टम, सर जनरेटर में आपको बता दूं, ये जनरेटर चूंकि इतना भयावह होता है, इसके एक्साइटेशन के लिए, इसमें एक्साइटेशन के लिए एक बड़ा सा डीसी जनरेटर ही लगा देना पड़ता है एक्साइटेशन के लिए। मैं बता दूं आपको सर, आप ना कहीं डीसी मोटर पढ़ते हो है ना, या डीसी जनरेटर पढ़ते हो, तो डीसी जनरेटर के अंदर ये देखिएगा सर, डीसी जनरेटर के अंदर ये देखिए, डीसी जनरेटर अगर आपने पढ़ा होगा कभी, तो शंट, ये पढ़ते हो डीसी शंट जनरेटर। ओके, सो इसको इलेक्ट्रिसिटी, ये शंट जनरेटर है। ओके, अगर शंट जनरेटर नहीं, आपको सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर पढ़ना है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर पढ़ना है, तो आप क्या करते हो, अलग से एक बैटरी लगा देते हो, एक अलग से क्या करते हो सर, बैटरी लगा देते हो, फिर इसका फील्ड क्या करता है, ध्यान से समझिए सर एकदम बारीकी से, फिर इसका फील्ड इसको कट करता है, तो ये कट होता है जनरेटर के शाफ्ट के द्वारा, रोटर के द्वारा, और ये क्या करता है, ईएमएफ जनरेट करता है, तो आगे करंट भेजता है लोड को, आगे क्या करता है, करंट लोड को। सो किसी जो जनरेटर में जो फील्ड अपन यूज करते हैं, ये बहुत छोटे अमाउंट का फील्ड होता है, ये एक नॉर्मल बैटरी से काम चल जाएगा। ओके, बैटरी से बहुत छोटे लेवल का रेटिंग होता है चूंकि डीसी जनरेशन का, तो इस एक बैटरी से काम चल जाएगा, पर यहां का मामला बैटरी से काम नहीं चलता सर। यहां एक्साइटेशन देने के लिए पूरा का पूरा एक जनरेटर यूनिट लगा देना पड़ता है। मतलब जनरेटर में आपको मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए, ओके, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए जो रोटर आपके आर्मेचर कंडक्टर को कट करके यहाँ पे जनरेटर ईएमएफ डेवलप कराएगा, उसके लिए पूरे एक बड़ा सा डीसी जनरेटर यहां पे लगा दिया जाता है। वो क्या होता है, एक्साइटेशन। जिस तरीके से छोटे जनरेटर के लिए एक्साइटेशन बैटरी है, बड़े जनरेटर के लिए सर आपको बड़े जनरेटर के लिए पूरा डीसी मशीनें लगा देना पड़ता है, यानी डीसी जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी डीसी दे, जो डीसी इस जनरेटर को दे और वो फील्ड में अपन देंगे। सो आपको कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अल्टरनेटर में एक्साइटेशन के लिए क्या यूज करते हैं, डीसी जनरेटर। क्या करते हैं सर, डीसी। और अल्टरनेटर को कैसा एक्साइटेशन चाहिए, डीसी एक्साइटेशन चाहिए। कैसा, डीसी, नॉट एसी, डीसी। क्लियर। सो अब इतने कॉम्प्लेक्सिटीज हो रहे हैं सर, कहीं कोई फॉल्ट हो गया तो उससे बचाना बहुत जरूरी है। तो इसको बचाने के लिए हम अलग अलग तरीके का उपयोग करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हो रहे हैं कि एक्चुअली चीजों को लेके जाना कैसे, अपने को समझने कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं। दैट्स व्हाई कह रहा है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ जनरेटर प्रोटेक्शन। क्योंकि जनरेटर का लार्ज साइज होने के कारण इसमें प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा देना पड़ेगा आपको। तो एक जनरेटर कहने के लिए था, प्राइम मूवर भी इसको चाहिए, ग्रिड कनेक्शन से सारे कनेक्शन भी चाहिए, एक अलग से इसको जनरेटर भी चाहिए जो एक्साइटेशन दे इसको। ओके, तभी इसमें डेवलप होगा ईएमएफ। क्या डेवलप होगा सर, ईएमएफ, जिसको आप आगे ग्रिड से फॉरवर्ड करोगे। ओके, ग्रिड में फॉरवर्ड करोगे। नाउ अब मैं देखता हूं कि किसी जनरेटर में किस किस तरीके के फॉल्ट आपको देखने को मिलता है। वेरियस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन अल्टरनेटर। किसी अल्टरनेटर में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के आपको फॉल्ट देखने को मिलता है सर, हम उन्हीं की चर्चा एक बार कर लेते हैं। उन्हीं की चर्चा मैं कर लेता हूं। आइए सर, इनके अंदर जो फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा सर, जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा, जो आपको इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा तो वो हो सकता है क्या, एक स्टेटर पे फॉल्ट हो सकता है, एक रोटर पे फॉल्ट हो सकता है। जो स्टेटर की जो आपके जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होंगे वो स्टेटर पे भी हो सकता है, रोटर पे भी। जैसे कि सर, जैसे कि ये वाला सेक्शन कैसा है सर, स्टेटर का सेक्शन है, ये स्टेटर का सेक्शन है ना, इसमें फॉल्ट भी है, कुछ फॉल्ट भी आ गए हैं, तो इन सारी चीजों की डिस्कस करेंगे। ये स्टेटर का सेक्शन है, देखो वाइंडिंग जल गए, कुछ वाइंडिंग जल चुके हैं। ये स्टेटर का है, कुछ इंटरटर्न फॉल्ट आ गया। सो इनकी चर्चाएं तो होंगी ना, लेकिन
स्टेटर पे जो क्या होगा, 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग में स्टेटर का फॉल्ट हो सकता है। जो बाहरी आवरण पे हमारा जो रुका हुआ हिस्सा है उस पे जो कंडक्टर होंगे उसमें फॉल्ट देखने को मिल सकता है। वो कौन कौन से टाइप की होंगी उनकी चर्चाएं तो होंगी। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में स्टेटर पे भी हो सकता है, रोटर पे भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह वाइंडिंग है सर, दोनों जगह लोहे का इस्तेमाल है, दोनों जगह वायर जुड़ रहे हैं। सो स्टेटर पे हो सकता है, रोटर पे। तो स्टेटर पे कौन है, 3 फेज। जब अल्टरनेटर की हम बात करें यानी सिंक्रोनस जनरेटर की बात करेंगे तो हमेशा स्टेटर पे सबसे सुटेबल होता है। हम दोनों कंडीशन इलेक्ट्रिकल मशीन में हम दोनों कंडीशन बताते हैं एक्चुअली कि स्टेटर को जब आप स्टेटर पे रखोगे तो यानी आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रखोगे तो कितने बेनिफिट्स है, रोटर पे रखे जाए तो कितने बेनिफिट्स है। तो इनके तुलना में स्टेटर पे रखा जाना ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है किसको, अगर आर्मेचर को स्टेटर पे रखा जाए। सो हमेशा जनरेटर या अल्टरनेटर का उपयोग तब किया जाता है जब स्टेटर पे क्या हो सर, आर्मेचर की वाइंडिंग हो और रोटर पे क्या हो, फील्ड की वाइंडिंग हो। ओके, इनकी चर्चा तो आप मशीन में करते हैं। फील्ड वाइंडिंग की बात करें सर, फील्ड वाइंडिंग की अगर बात करें तो फील्ड वाइंडिंग किस पे रहेगा, रोटर पे। अब इनमें कौन कौन से फॉल्ट होते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहले स्टेटर पे। स्टेटर के अंदर कहता है कि सर फेज का फॉल्ट हो सकता है, मतलब जो स्टेटर पे 3 फेज जो जनरेट हो रहा है ना, उन फेज से फेज में कनेक्शन हो सकता है कि इंसुलेशन डैमेज हो गया, फेज से फेज कनेक्ट हो गया, क्योंकि हर वाइंडिंग जो कंडक्टर होते हैं वही इंसुलेटेड होते हैं, और 2 कंडक्टर का इंसुलेशन हीटिंग के कारण या किसी भी प्रॉब्लम के कारण हुआ तो 2 कंडक्टर आपस में जुड़ सकता है। सो फेज के फॉल्ट हो सकते हैं, फेज के फॉल्ट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा कह रहा है इंटरटर्न फॉल्ट ऑन सेम फेज। एक ही फेज के अंदर इंटरटर्न का मतलब कि क्या होता है, इंटरटर्न ये मामला होता है सर, एक तो होया कि तीनों फेज अलग अलग है, उनमें आपका क्या हो गया, उनके अंदर फॉल्ट हो गए, या फिर फेज एक ही है, मतलब एक ही कंडक्टर, ये देखिए इसी के वायर चल रहे थे, एक ही वायर चल रहे थे, लेकिन सब चूंकि टर्नों की संख्या बढ़ाना है तो आपका सारा आइसोलेट होगा, ये टच इसके साथ कभी नहीं हो सकता। लेकिन इंटरटर्न फॉल्ट किसको कहा जाता है, ये समझिए कि वाइंडिंग किया, इसका इंसुलेशन डैमेज हो गया तो आपस में जुड़ गया। ये देखिए इतना यहाँ जो ब्लैक कलर का है ना, ये क्या दिखा रहा है, आपस में ही वाइंडिंग सट गए, तो नंबर ऑफ टर्न जो अगर 25 होना था आपस में जुड़ गए तो वो एक साथ 25 और 25 अगर स्पार्क करके किसी तरह से मेल्ट कर गया, एक जगह ज्वाइंट हो गया, सर टर्नों की संख्या घट गई ना, मशीन अनबैलेंस होगा ना, तो ये भी एक तरीके का फॉल्ट है। सो इसको बोला जाता है इंटरटर्न फॉल्ट। क्या बोलते हैं सर, इंटरटर्न फॉल्ट, सॉरी नाउ, तो ये भी एक फॉल्ट है इंटरटर्न फॉल्ट। इंटरटर्न मतलब अपने ही टर्न के अंदर फॉल्ट हो जाना इंटरटर्न फॉल्ट कहलाता है। ओके ना, ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है। ग्राउंड फॉल्ट ऐसा भी कि सर कुछ कंडक्टर कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग से जाके टच में हो गया। अब ये सोचेगा सर जनरेटर ऊपर रखे वो अर्थिंग कहां से खोजेगा, सर आपके बॉडी के अंदर जो आपके बॉडी मतलब हमारा बॉडी नहीं, आपके बॉडी नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। सर जो जनरेटर पार्ट होते हैं, ये जनरेटर जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, इतना बड़ा जनरेटर, ये जनरेटर के सराउंडिंग पार्ट है, और सर इसमें कोई करंट ना आए तो इसको क्या हमेशा किया जाता है, ग्राउंड। जनरेटर के प्रोटेक्शन के लिए इसको क्या करते हैं सर, ग्राउंड। मतलब कि जहां जहां इस मशीन के अंदर बॉडी है, मशीन की अपनी जो बॉडी है, तो ये आउटर सराउंडिंग जो लोहे का बना है, इसका वोल्टेज हमेशा क्या होगा, 0। इसको क्या किया कर दिया था सर, ग्राउंडिंग, तो इसका वोल्टेज है 0। तो लोहे का पार्ट जहां जहां जो इलेक्ट्रिकल से डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है, उसका वोल्टेज क्या है, 0। अगर इसका वाइंडिंग, कोई एक वाइंडिंग मान लो तार अटैच हो गई किसी तरीके से, इससे चला गया, सो क्या हो गया सर, LG फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। वो तार खोजने नहीं जाएगा कहीं अर्थिंग किधर है, वहां से जाके जुड़ना है, वो यहीं के कंडक्टर का कनेक्शन कहीं ना कहीं उसके बॉडी से हो जाए या कोई न्यूट्रल पॉइंट से हो जाए। ओके, इसी के अंदर कनेक्शंस है, अपने को न्यूट्रल पॉइंट्स भी मिलेंगे। सो अगर ऐसा हो जाता है तो उसी को बोलते हैं अर्थ फॉल्ट। तो एक फॉल्ट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो स्टेटर पे हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें फेज फॉल्ट हो सकता है, अर्थ ग्राउंड फॉल्ट हो सकते हैं, यानी फेज का ग्राउंड के साथ कनेक्शन, या अपने ही टर्नों के बीच फॉल्ट हो सकता है। सो ये कौन से कंडीशन में आते हैं, फॉल्टीज कंडीशन आते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं सर, फॉल्ट कंडीशन। क्लियर ना, फॉल्ट कंडीशन। ये तो रही बात स्टेटर की। नौ बात करेंगे सर रोटर की। रोटर पे भी कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग में अपने को क्या देना है सर, डीसी देते हैं फील्ड वाइंडिंग में। सो रोटर के अंदर भी वाइंडिंग होगी तो ऑब्वियसली वाइंडिंग है तो वहां भी फॉल्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि डीसी जनरेटर अगर लगा दिए तो उसमें बहुत सारे कंडक्टर हैं।
सो उसके अंदर भी फॉल्ट आ सकते हैं। तो उसमें मेजर जो है शॉर्ट सर्किट टू दी ग्राउंड, इसके फॉल्ट होने की क्या चांस है कि शॉर्ट सर्किट किससे हो जाए सर, ग्राउंडिंग से हो जाए, है ना। उसके शॉर्ट सर्किट किससे हो जाए, ग्राउंड से। आपको रोज घूमने वाला हिस्सा कैसे ग्राउंड हो सकता है सर, तो जो जनरेटर जो आपका दे रहा है एक्साइटेशन रोटर को, हो सकता है उसी के शाफ्ट, चूंकि शाफ्ट जो घूम रहा है ना, जो घूम रहा है सर वही तो आपको मेन सपोर्टिंग हिस्सा बना है, जो घूमता है वही तो अल्टरनेटर का मेन सपोर्टिंग हिस्सा होता है। ओके ऐसा थोड़ी नहीं कि वो हवा में घूमता है, वो सपोर्टिंग हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन क्या होगा, हमारा अर्थिंग से हो सकता है। शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग के साथ क्या हो जाएगा सर, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सो रोटर के अंदर भी फॉल्ट देखने को मिल सकता है। सो इसको अपन किस में रखे हैं सर, फॉल्ट। ये सारे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में आ गए, ये सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के अंदर आ गए। और ये फॉल्ट इलेक्ट्रिकल के कुछ इस तरीके से देख सकते हो, वाइंडिंग जल गया आपस में ही, इंसुलेशन हो गया फेलवर, यहाँ पे कुछ अलग तरीके के फॉल्ट्स दिख रहे हैं। ये मान लो आपके जो है स्ट्रिप डाले गए हैं, एक दूसरे से इंसुलेटेड होंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम फॉल्ट्स दिख रहा है। सो ये सारे कोई क्या है सर, फॉल्ट है। ये सारे क्या है, अपने आप में फॉल्ट है। नाउ अगर मैं जब बात करूं सर एबनॉर्मल कंडीशन, फिर एबनॉर्मल कंडीशन क्या है, इनकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक जो है एबनॉर्मल को भी दिया गया है। एबनॉर्मल कंडीशन क्या है, जो नॉर्मल ना हो, सिंपल सी बात। अगर नॉर्मल में कोई जनरेटर चले तो कोई एबनॉर्मल चीज आएगा ही नहीं ना। जो एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए, मतलब कुछ ऐसा क्या हो जाए एबनॉर्मल, मतलब सोचो कि सर एबनॉर्मल उसको भी कह सकते हैं कि कोई जनरेटर जो चला रहे अपन, है ना, जनरेटर जो चला रहे तो वो तभी घूम रहा है जब अपन स्टीम, मतलब एनटीपीसी के अंदर क्या होगा, जो भाप बन के आ रहा, कोयला जलता होगा, हीट करता है, स्टीम बनता है, वही ब्लेड पे अटैक करता है तो घूमता है। हो सकता है कि स्टीम डेवलप ही ना हो रहा हो तो जनरेटर रुक जाएगा, तो एबनॉर्मल कंडीशन हो गया ना। आपको कोयला ही खत्म हो गया, या कहीं से कोयला के कन्वेयर बेल्ट डैमेज हो गए, सो कोयला आगे तक पहुंचा नहीं, हीट डेवलप हुआ नहीं। सो हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं फिर बाय मिस्टेक, क्योंकि ये सब अगर हो जाए तो उन्हीं से बचने के बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे प्रोटेक्शन है। एक फेल किया दूसरा स्टार्ट हो गया, सो कहीं ना कहीं ये फेलवर होंगे, इसीलिए इससे बचने के अरेंजमेंट ऐसा कर देता कि ये फेल हुआ तो ये काम किया, ये फेल हुआ तो ये काम किया, ये चला तो ये किया, इसको डिस्कनेक्ट किया, ये सारी चीजें चलती है। पर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि हो सकता है कि स्ट्रीम डेवलप नहीं हो तो वो ब्लेड को घुमाए ना, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होंगे। ओके सर, कई बार हो सकता है कि जो डीसी जनरेटर से हम फील्ड एक्साइटेशन दे रहे हैं मेन जनरेटर को, यानी अल्टरनेटर को, हो सकता है कि वो फील्ड ही ना डेवलप कर रहा हो, तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि बिना फील्ड डेवलप किए वो जनरेटर बनेगा ही नहीं, मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा नहीं। सो ऐसे बहुत सारे ऐसे कंडीशन हो सकते हैं जो एबनॉर्मल हो सकते हैं, उनकी चर्चा होंगी। तो इसके अंदर भी एबनॉर्मल कंडीशन में भी इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं एबनॉर्मल कंडीशन और मैकेनिकल। एबनॉर्मल कंडीशन में दोनों आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। एबनॉर्मल जो अपने नॉर्मल कंडीशन में ना रहे तो वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकली। इलेक्ट्रिकल में कैसा, जैसे कि 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग के अंदर फॉल्ट आ गया, वो एक तरीके से एबनॉर्मल ही तो है। इलेक्ट्रिकल के अंदर 3 फेज वाइंडिंग में अगर कोई फॉल्ट आ गया वो तो एबनॉर्मल कंडीशन है। तो अनबैलेंसिंग लोडिंग के कारण भी ऐसा होता है, अनबैलेंसिंग लोडिंग के कारण ऐसा हो सकता है 3 फेज वाइंडिंग में आपके क्या हो सकते हैं सर, फॉल्ट आ सकते हैं। सो एबनॉर्मल कंडीशन है। नो इलेक्ट्रिकल में क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर फिर कहता है कि फील्ड वाइंडिंग जो रोटर पे है उसमें भी एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, जैसे कि लॉस ऑफ एक्साइटेशन, है ना, रोटर में लॉस ऑफ एक्साइटेशन, एक्साइटेशन लॉस कर जाए। ओके नो मैकेनिकल टाइप का कैसा लॉस होगा, एबनॉर्मल कंडीशन होगा, जैसे लॉस ऑफ प्राइम मूवर, जो प्राइम मूवर घुमाया जा रहा है वही लॉस कर जाए, वही आपको जनरेटर को ना घुमा पाए, तो भी एबनॉर्मल कंडीशन हो गया। कोई जनरेटर तभी बढ़िया है जब उसको प्रॉपर रनिंग मिल रहा हो, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। सो अगर कोई उसको घुमाई ना तो एबनॉर्मल कंडीशन है मैकेनिकली। ओके और ओवर स्पीड, जिस स्पीड से अपन चाहते हैं कि जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करे और वो अपने स्पीड से ज्यादा को स्पीड को ओबे कर ले, है ना, तो ये भी एक गड़बड़ समस्या है। तो ये मैकेनिकल फॉल्ट हो गया, एक तरीके से मैकेनिकल एबनॉर्मल कंडीशन हो गए। सो ये भी क्या हो गया सर, आपका एबनॉर्मलिटीज में आएंगे। ओके तो इस तरीके से पहले आपने देखा क्या फॉल्ट किस तरीके से होते हैं, फॉल्ट कितने तरीके से हो सकते हैं, जनरेटर एक्चुअली कितना भयानक होता है, अल्टरनेटर बहुत लार्ज स्केल में होते हैं। हमने पहले के वीडियोस में भी इस तरीके को आपको दिखाया है, ओके एनिमेशन से। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फॉल्ट
और एबनॉर्मल कंडीशन को समझा होगा, किसी जनरेटर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हालांकि एसी मशीन के अंदर उन सारी चीजों को आप स्टडी करते हो और यहाँ पे अपन इनके बारे में उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अल्टरनेटर तो वहां पड़ते हैं मशीन में, और जनरेटर मतलब कि पावर सिस्टम या आप कह सकते हो स्विच गियर में उसको प्रोटेक्ट, उसको कैसे बचाए, कोई फॉल्ट आ गया तो कैसे बचाए, है ना। कभी उसका मान लो कि जो स्ट्रीम पढ़ने की कैपेसिटी थी बहुत ज्यादा, वो कम पढ़ने लगी तो उसको कैसे कंट्रोल करें। सो कंट्रोल सिस्टम भी जो आप लोग पढ़ते हो उसका पूरा मैकेनिज्म, पूरा यूज ही तो इस जनरेटर के आसपास होता है सर। इस जनरेटर के आसपास पूरा कंट्रोल सिस्टम का एक बड़ा सा ब्रह्मांड होता है सर, कि कैसे कंट्रोल किया जाए, थोड़ा सा भी अगर चेंजेज आए तो उसको कैसे कंट्रोल करके उसको मेंटेन करा जाए। सो ये मेन इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप कि आपने फॉल्ट के बारे में समझा होगा और आपने अल्टरनेटर के इंट्रोडक्शन को सीखा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपकमिंग डेज में मैं इस पे जितने भी हमारे फॉल्ट होते हैं उनको सही तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी फॉल्ट है, ये जो आप फॉल्ट देख रहे हो, इनके बारे में अच्छे से जानकारी देना है, और ओवर हीटिंग वगैरह क्या होता है, अनबैलेंस लॉस एक्साइटेशन को क्या होता है, इनके बारे में हम अच्छे से चर्चा इस पे करने वाले हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।